गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ठीक है, ये जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है बेटा, ये वेन डी ग्राफ नाम है साइंटिस्ट का। उन्होंने इस एक डिवाइस जनरेट मतलब डिवाइस डिज़ाइन किया है। ठीक है, इन्होंने 1931 में इस डिवाइस को डिज़ाइन किया था। और ये जो डिवाइस डिज़ाइन किया वो करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है। जो डिवाइस है बेटा, इट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या करता है, मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, क्रिएट करता है कहीं पर। ठीक है, बिल्डअप करता है ऑफ फ्यू मिलियंस ऑफ वोल्ट। ठीक है, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो गया बेटा, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस का क्या करेंगे, सच हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयंस एटसेट्रा। ठीक है, और ये जब एक्सेलरेट करेंगे, क्यों एक्सेलरेट करेंगे, ताकि जो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं बेटा, जैसे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन होती है, न्यूक्लियस को टारगेट मतलब न्यूक्लियस को हिट करते हैं तो वो किसी और न्यूक्लियस में मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो किसी डॉटर न्यूक्लियस मतलब दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज़ होता है। तो पता लग गया वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पता है बेटा, इसमें हम चार्जेस रेस्ट में पढ़ेंगे। तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड for building up a high potential difference of few millions of volt, and such high potential difference used to accelerate charged particle like electrons, protons, ions etc. ठीक है, नीड फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इन न्यूक्लियर फिजिक्स। अब बेटा जब ये बिल्डअप करेंगे तो अब कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं, प्रिंसिपल क्या है इसका, जो ये वेन डी ग्राफ जनरेटर है, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इट। इसका जो प्रिंसिपल है बेटा, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो जो हमने पिछला भी टॉपिक पढ़े, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स मतलब कोरोना डिस्चार्ज, जो फिनोमेना हमने पढ़ा है, फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, उसके ऊपर बेस्ड होता है, मतलब एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। और दूसरा है बेटा, हमने पढ़ा जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं बेटा, तो वो उसके आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे वो सॉलिड कंडक्टर हो चाहे हॉलो कंडक्टर हो। तो फिलहाल हम हॉलो की बात करेंगे। तो चार्ज गिवन टू ए हॉलो कंडक्टर इज ट्रांसफर्ड टू आउटर सरफेस एंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। तो ये दो फैक्टर है इनके ऊपर बेस्ड है। एक तो जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स आउटर सरफेस। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स मतलब फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, वो हम डिस्कस कर चुके। अब बेटा नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शन में देखो बेटा, ये जो ये वेन डी ग्राफ जनरेटर इट कंसिस्ट ऑफ ए हॉलो मेटालिक स्फीयर। ये जो ये मेटालिक स्फीयर है, ये एस से डिनोट किया हमने, ऑफ रेडियस फ्यू मीटर मतलब कुछ मीटर का इसका रेडियस होता है, ये हॉलो है। एंड दिस ये है मेटालिक स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है या शेल बोल सकते हैं। इट इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटिंग पिलर्स। ये स्मॉल p1 और p2 से लिखा हमने, p1 और p2 एट ए फ्यू मीटर हाइट अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कुछ मीटर हाइट पे रखा होता है ताकि ग्राउंड के साथ ही इंसुलेशन रहे इसकी। ऑन द इंसुलेटिंग पिलर्स, ठीक, ये पिलर के इंसुलेटेड है मतलब ग्राउंड से इसका कोई इस स्फीयर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंसुलेटिंग पिलर के ऊपर उसको सपोर्ट करके रखा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर बेटा दो पुली हैं, एक ये P1 और P2। पुली आपने हम मोटर देखते हैं, मोटर में जो जिसके ऊपर बेल्ट घूमती है वो पुली है बेटा। तो यहाँ पर P1 और P2, ये कैपिटल P1 और P2 ये दो पुलीज हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक बेल्ट, इंसुलेटिंग बेल्ट विच इज मेड ऑफ सिल्क, रबड़ या रेयन, वो इसके ऊपर वाउंड की हुई है। ठीक है, एंड दीज पुलीज आर रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, जो हमने यहाँ पर शो नहीं की हुई है। दीज पुलीज आर रोटेटेड विद इलेक्ट्रिक मोटर्स। जब ये पुली जैसे मान लो यहाँ पर ये एक के साथ ही होती है, बाकी तो बेटा मोशन ट्रांसफर होता है दूसरी पट्टी के साथ, ये जो बेल्ट है इसके साथ तो मोशन आगे से आगे ट्रांसफर होता है। जब मान लो ये पुली रोटेट करेगी बेटा तो बेल्ट भी रोटेट करेगी ऐसे। एक पुली क्या होगी बेटा, ग्राउंड लेवल पे होगी, और दूसरी पुली इनसाइड द स्फेरिकल शेल, जो ये हॉलो स्फेरिकल शेल है इसके अंदर होगी बेटा। ठीक है, नियर द सेंटर बोल सकते हैं आप। और यहाँ पर दो कॉम्ब है बेटा, शार्प एंड, ये जो ये है ये B1 और ये B2 है, ये दीज आर पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स, इनको कॉम बोल सकते हैं। जैसे कंघी के पॉइंटेड एंड होते हैं तो इसलिए इसको कॉम बोल देते हैं। ये पॉइंटेड एंड कंडक्टर्स है P1 एंड B2।
एक को हम स्प्रे कॉम बोलते हैं, दूसरे को हम कलेक्टिंग कॉम, है तो दोनों स्प्रे एक्शंस ऑफ वही फिनोमेना ऑफ कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर बेस्ड है ये, लेकिन एक को हम स्प्रे कॉम बोलते हैं, दूसरे को कलेक्टिंग कॉम। क्यों, हम भी आपको पता लग जाएगा। ये है बेटा। और जो ये B1 कॉम है, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया गया है। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया गया है विद द हेल्प ऑफ HT, हाई टेंशन सोर्स, ठीक है, और उसका नेगेटिव टर्मिनल अर्थड किया हुआ है, ठीक है। अब जिस आयंस को हमने एक्सेलरेट करना है ड्यू टू दिस, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो जिस आयन को हमने एक्सेलरेट करना है उसको हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब है ये अंदर प्लेस किया हुआ है, ये आयन है, ये आयन है विच इज टू बी एक्सेलरेट। और जब एक्सेलरेट होगा बेटा, इसके पास एनर्जी आएगी और किसी टारगेट को हिट करेगा, जैसे न्यूक्लियस रखती है यहाँ पे, उसको हिट करेगा टारगेट को, फिर वो आगे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो ये टारगेट है बेटा, और इसको अर्थ किया हुआ है, ये ग्राउंड जो ये है अर्थिंग की है। अब बेटा, और ये जो पूरी अरेंजमेंट है बेटा, ठीक है, इसको एक स्टील चैम्बर में के अंदर एनक्लोज किया हुआ है, और दिस स्टील चैम्बर इज फिल्ड विद ए, जो गैस होगी इसमें नाइट्रोजन या मीथेन एट हाई प्रेशर, नाइट्रोजन और मीथेन एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर। क्यों, और ये हाई प्रेशर पे क्यों होती है, ताकि इनकी जो ये नाइट्रोजन और मीथेन है, ये इजीली आयनाइज ना हो जाए। क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रॉस ना करे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा बढ़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है बेटा, वो आयनाइजेशन हो जाती है। जैसे हमने पता है बेटा, जो नॉर्मल एयर है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इतनी है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो वो जो एयर आयनाइज हो जाती है, तो फिर देयर इज लीकेज ऑफ चार्ज, जो इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो वो लीक हो जाएगा सराउंडिंग में। तो उस लीकेज ऑफ चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस अरेंजमेंट, जो ये है क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है, इसको प्लेस करते हैं इनसाइड द स्टील चैम्बर विच इज फिल्ड विद नाइट्रोजन और मीथेन एट हाई प्रेशर। क्लियर हो गया, नाइट्रोजन एंड मीथेन एट हाई प्रेशर। क्यों करते हैं, टू मिनिमाइज द लीकेज ऑफ चार्ज। अब आगे है बेटा वर्किंग, ये वर्क कैसे करता है। प्रिंसिपल आपको पता लग गया, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स एंड चार्ज गिवन टू hollow spherical conductor is uniformly distributed over its outer surface। तो ये जो ये कॉम B1 है बेटा, इट इज गिवन हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और जो पॉजिटिव चार्ज दिए जब इसको, तो वो जो अब आपको पता है जो पॉइंटेड एंड कंडक्टर होता है उसका कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्चार्ज प्रॉपर्टी। जो बीच वाले एयर, क्योंकि ये आपको पता है पॉइंटेड एंड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, तो बीच वाले एयर आयनाइज हो जाती है। तो ड्यू टू डिस्चार्ज एक्शन ऑफ द पॉइंटेड एंड कंडक्टर इट स्प्रे द पॉजिटिव चार्ज, वो हमें पता है बेटा डिस्चार्ज एक्शन से, ठीक है। ये स्प्रे एक विंड इलेक्ट्रिक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक विंड स्टार्ट हो जाएगी, मतलब इट स्प्रे द पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज, तो जो बेल्ट है कहाँ है बेटा, इस साथ में तो पास में क्या है, बेल्ट है, उस बेल्ट के ऊपर क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब एज द बेल्ट मूविंग, अब बेल्ट ऐसे से मूव करिए, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा कहाँ चलता जाएगा बेटा, बेल्ट ऊपर को जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज भी ऊपर की ओर मूव करता जाएगा। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज रीचेज नियर द कॉम B2, B2 के नजदीक ऊपर को जा रहा है तो बेल्ट तो ऊपरी पॉजिटिव जब इसके नजदीक पहुंचेगा तो क्या बाई इंडक्शन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे एंड ये कनेक्टेड यहाँ पर, इसके एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, एंड अदर एंड द नेक्स्ट एंड पॉजिटिव चार्ज, इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। और ये जो ये जितने पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा वो इस सरफेस के आउटर सरफेस पे, ये जो स्फीयर है सॉरी, इसके आउटर सरफेस पे ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। अब साथ में अब इसका भी क्या होगा बेटा, जब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू डिस्चार्ज एक्शन, इलेक्ट्रिक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक विंड स्टार्ट्स, जब इलेक्ट्रिक जो ये है नेगेटिव चार्ज आगे भेजेगा, तो जब नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा पॉजिटिव चार्ज को क्या करता जाएगा, वो न्यूट्रलाइज करता जाएगा। और जो अनचार्ज बेल्ट है, अब बेल्ट ऐसे मूव करे तो अनचार्ज बेल्ट मूव्स डाउनवर्ड, एंड जब ऐसे से मूव करे एंड अगेन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कॉम B1 एंड विच इन टर्न कलेक्टेड बाय कॉम B2। वो लगता है आपको बता दीजिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज दोबारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा इसके ऊपर, मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऊपर जाता जाएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज ये कलेक्ट करता जाएगा। और अनचार्ज बेल्ट मतलब ड्यू टू स्प्रे एक्शन नेगेटिव चार्ज विंड स्टार्ट हुई तो उसको अनचार्ज बेल्ट न्यूट्रलाइज करता जाएगा, और अनचार्ज बेल्ट नीचे चलती जाएगी, और दोबारा से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके
ऊपर जाता जाएगा और अनचार्ज होकर बाहर आता है, मतलब ये स्प्रे कर रहा है और ये क्या कर रहा है बेटा, उसी चार्ज को कलेक्ट कर रहा है। इस तरह से बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और मोर एंड मोर चार्ज स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। ठीक, और हमें पता है बेटा जो कैपेसिटी होती है किसी भी स्फेरिकल शेल की वो कितनी होती है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। रेडियस जितना ज्यादा होगा तो कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो ये स्फेरिकल शेल्स को बड़े रेडियस ले सकते हैं जितना हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जब एक बार ले लिया रेडियस तो उसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई। अब ध्यान दो बेटा, हमें पता है एज V इज इक्वल टू Q अपॉन C, पढ़ा है हमने ये। तो Q C क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो यह बन गया बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब R तो फिक्स है। अब बेटा जब इसके ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, चार्ज जब ये जो यहाँ से स्प्रे करता जाएगा, ये कलेक्ट करता है इसके ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा। व्हेन द चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग, पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, एक टाइम जब पोटेंशियल बढ़ेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी बेटा, यहाँ पर बढ़ेगी। और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इतनी होती है बेटा, व्हेन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड गोज बियॉन्ड दिस वैल्यू, देन the ionization air starts ionizing, मतलब ionization of air starts, and जब जो मतलब air get ionized if electric field increases beyond this value 3 into 10 raised by 8 6। और जब ionization हो जाएगी बेटा, जो इसका जो ये चार्ज होगा इकट्ठा हो क्या होगा बेटा, लीक हो जाएगा टू द सराउंडिंग, and there is leakage of charge, and this leakage of charge is minimized by housing या enclosing this arrangement inside a steel chamber which is filled with nitrogen or methane at high pressure। क्लियर हो गया। अब बेटा ध्यान दो, अब मान लो बेटा जो हमने चार्ज इकट्ठा कर लिया इसके ऊपर, वो कितना चार्ज, उस चार्ज के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ, मान लो V पोटेंशियल क्रिएट हुआ। ठीक, अब जिस चार्ज अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किसी आयंस को एक्सलेट करेंगे हम, ये इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स को या आयंस को, तो मान लो उस आयंस के ऊपर कितना चार्ज है, स्मॉल q चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और ये टारगेट है, टारगेट को अर्थ का पोटेंशियल 0 मानते हैं, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V मीन 0, V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और किस चार्ज को एक्सलेट करना है, Q चार्ज को एक्सलेट करना है, और हमें पता है W होता है कितना होता है, Q इंटू V। तो किसी भी चार्ज को एक्सलेट करना है इतने पोटेंशियल में, तो इतनी एनर्जी से वो एक्सलेट करेगा। ठीक है, एक्सलेट मतलब इतनी एनर्जी गेन करेगा, और वो किसमें, जब एक्सलेट करेगा तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो W काइनेटिक एनर्जी, तो इतनी एनर्जी से हीट करेगा बेटा। If Q is the charge on the ions to be accelerated and V is the potential difference, ठीक है, on the sphere with respect to Earth, then the target will hit, या the ion will hit the target with this energy Q into V। तो टारगेट आयन होगा इतनी एनर्जी टारगेट को हिट करेगा and carry out for artificial transmutations। और जो न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज होता है, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं आर्टिफिशियल, वो हम डिटेल में हम न्यूक्लियर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियस उसमें आएंगे बेटा। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इतनी एनर्जी से हिट करेगा वो टारगेट, तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर, इसके जो यूजेज हैं फिर ये बेटा हो गया हमारे पास वैन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। अब बेटा जो जनरेटर है इसका यूज क्या है, एक तो वही जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रिगर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो ये बीम होगी, जो चार्ज बीम होगी जो एक्सलेट किया हुआ है, उसका यूज करते हैं बेटा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, दीज बीम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और एटॉमिक फिजिक्स में इसका यूज होता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, कि किसी भी अनचार्ज पार्टिकल को ये एक्सलेट नहीं कर पाता। क्लियर, जैसे न्यूट्रॉन होगा उसको एक्सलेट नहीं कर पाएगा। तो ये था बेटा वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। ओके बेटा, थैंक यू।